हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोडिंग। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं जो कि है रैंडम पैराग्राफ जनरेटर। एक एपीआई के थ्रू हम लोग रैंडम पैराग्राफ जनरेटर इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। सिंपल ये प्रोजेक्ट क्या करता है, देखो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, छोटा सा यूआई है हल्का फुल्का। और यहाँ पे मैं नंबर ऑफ पैराग्राफ्स को दे सकता हूँ कि मुझे कितने पैराग्राफ्स को जनरेट करना है। लेट्स सपोज मुझे 6 पैराग्राफ को जनरेट करना है तो मैं 6 दे दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ सिलेक्ट करूंगा क्या मुझे पैराग्राफ जनरेट करना है या फिर सेंटेंस जनरेट करना है। तो मैं लेट्स सपोज यहाँ पे अभी पैराग्राफ को जनरेट कर रहा हूँ। जनरेट पे जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो 6 पैराग्राफ मेरे जनरेट होके आ चुके हैं। अब मैं चाहूँ तो इनको कॉपी भी कर सकता हूँ। सिंपल इस कॉपी बटन पे क्लिक करूंगा, ये सभी मेरे कॉपी हो चुके हैं। अब कहीं भी मुझे यूज करना है तो मैं इनको यूज कर सकता हूँ। अब ये सब मैं कैसे कर रहा हूँ, एक एपीआई के थ्रू कैसे हम लोग यूज करेंगे सब देखेंगे आज के इस वीडियो में। और लेट्स सपोज मुझे 6 सेंटेंसेस को क्रिएट करना है और जनरेट करना है, तो मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा। सिंपल ये मेरे 6 सेंटेंसेस जनरेट होके आ चुके हैं। एक फुल स्टॉप तक एक सेंटेंस, देन नेक्स्ट ऐसे करके मेरे 6 सेंटेंस मेरे जनरेट होके आ गए। ठीक है, इनको भी मैं कॉपी कर सकता हूँ। तो ये सभी, और हाँ, आज के इस लेक्चर और इस प्रोजेक्ट में सिर्फ आप लोग प्रोजेक्ट बनाना नहीं सीखेंगे, मैं लॉजिक क्रिएट कैसे करते हैं प्रोजेक्ट में वो भी बताऊंगा। ठीक है, कि कैसे हम लोग प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उसके लॉजिक को लिख सकते हैं कोड में। तो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे फ्रॉम स्क्रैच। वर्ड टू वर्ड एंड लाइन टू लाइन का मतलब मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझेंगे कैसे हम लोग लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं प्रोजेक्ट के टाइम पे। तो चलते हैं सबसे पहले VS कोड पे अपने, और यहाँ पे हम लोग करेंगे कोडिंग। सबसे पहले क्या करना है, ये हमारा लेक्चर 9th है तो इसके फोल्डर को मैं क्रिएट करूंगा। ये मेरा, सॉरी, लेक्चर 9th नहीं, प्रोजेक्ट 9th है। तो मैं इसके फोल्डर को क्रिएट करूंगा सिंपल, और इसका नाम रखते हैं रैंडम पैराग्राफ। रैंडम पैरा रख देते हैं, कोई बात नहीं। रैंडम पैरा करके मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया। ये मेरा प्रोजेक्ट 9th फोल्डर है जो क्रिएट हो गया आ चुका है। और इसके अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे सबसे पहले तो index.html फाइल अपनी। सेकंड में यहाँ पे अपनी style.css यानी एक CSS की फाइल को भी क्रिएट करना है। आप लोग नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे HTML की फाइल को इंडेक्स और CSS की फाइल को स्टाइल नाम दे रहा हूँ। और सिंपल मैं एक और फाइल क्रिएट करूंगा जो कि मेरी जावास्क्रिप्ट की है। क्यों? क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट की भी हेल्प लेनी है। प्रोजेक्ट हम लोग कैसे क्रिएट कर रहे हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। और आप लोगों को क्या करना है, तब तक इस लेक्चर को लाइक करना है, इस प्रोजेक्ट को शेयर करना है, जिस सभी से हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए। एंड कमेंट में जरूर बताना है कि ये प्रोजेक्ट कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है, तो इनको मैं क्लोज करता हूँ। जो मेरी अनयूजुअल फाइल है लेक्चर 33 जो मेरा क्लोजर था उसकी फाइल्स को। और यहाँ पे मैं आता हूँ index.html पे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग क्रिएट करेंगे बॉयलर प्लेट को एक्सक्लेमेशन मार्क से। और यहाँ पे मैं टाइटल में दे दूंगा अपनी सिंपल रैंडम पैराग्राफ जनरेटर। टाइटल का नाम क्या रखेंगे, रैंडम पैरा जनरेटर। जैन रख देते हैं, कोई बात नहीं, रैंडम पैरा जैन। और उसके साथ साथ आप लोगों को एक और काम करना है। क्या करना है, यहाँ पे आना है एक्सटेंशन पे और सर्च करना है लाइव। जैसे ही आप लोग लाइव लिखोगे तो देखो यहाँ पे दो एक्सटेंशन आ जाएंगे, एक लाइव सर्वर एंड एक लाइव प्रीव्यू। इन दोनों को इंस्टॉल कर लेना है। लाइव प्रीव्यू के थ्रू हम लोग यहाँ VS कोड पे अपना प्रीव्यू देख पाएंगे जो भी हम लोग कोड लिख रहे हैं। और लाइव सर्वर के थ्रू हम लोग अपने ब्राउजर पे जाके देख पाएंगे कि हमने कोड क्या लिखा है, वो रिफ्लेक्ट कैसे हो रहा है हमारे ब्राउजर पे। ठीक है, तो ये दोनों इंस्टॉल कर लेना। मेरे पास इंस्टॉल है तो मैं नहीं कर रहा हूँ। और इसको भी यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला, लाइव प्रीव्यू ओपन करो। तो देखो लाइव प्रीव्यू जैसे मैं ओपन करूंगा इस आइकन पे क्लिक करके, तो यहाँ पे देखो रैंडम पैराग्राफ जनरेटर, ये मेरा प्रीव्यू ओपन हो गया VS कोड पे ही। अगर मैं यहाँ पे एक H1 लिखूं और यहाँ लिख दूं लर्न JS, या फिर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोजेक्ट 9 क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट ये 9th है, तो देखो रिफ्लेक्ट होके आ गया सिंपल ये ब्राउजर पे। लाइव प्रीव्यू पर ब्राउजर पे भी देख लेंगे हम लोग। और क्या करते हैं, टाइटल के ऊपर या फिर टाइटल के नीचे हम लोग करेंगे अपनी style.css फाइल को लिंक। मैं लिंक टैग के थ्रू style.css फाइल को यहाँ पे लिंक कर दूंगा। इट मींस मैं अगर कोई कोड लिखूंगा style.css वाली फाइल में तो वो ऑटोमेटिकली हमारी इंटीग्रेट हो चुकी है HTML वाली फाइल से। अब मैं स्टार्ट करूंगा अपने HTML का काम। इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो हमें प्रोजेक्ट में देखना है कि क्या है। एक मेरा कंटेनर है, इतना बड़ा सा कंटेनर है ये पूरा। उस कंटेनर के अंदर कुछ इनपुट्स हैं एंड बटन्स हैं, उसके बाद पैराग्राफ जनरेट हो रहा है। तो बस इतना देख लिया ना, तो यहीं से आइडिया लगाओ कि हमें क्या क्या जनरेट करना है। सबसे पहले ये दो जनरेट करने हैं, उसके बाद ये दो बटन्स जनरेट करनी है। और ये बटन एक छोटे से कंटेनर के अंदर है। आप लोगों को कलर भी दिख रहा होगा अलग सा इनका। ठीक है, और उसके साथ साथ ये मेरा पूरा कंटेनर है। तो सबसे पहले इस पूरे कंटेनर को हम लोग क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट करता हूँ जिसकी क्लास रखते हैं कंटेनर। और इस कंटेनर के अंदर मैं एक इनपुट टैग लगाता हूँ जिसका सिंपल टाइप रखेंगे नंबर। जिसका टाइप नंबर रखा, इट मींस मैं सिर्फ टाइप वहां पे दे सकता हूँ, वो भी नंबर टाइप का टाइप।
और आईडी में मैं दे दूंगा यहाँ से इनपुट नम, या फिर नम इनपुट दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि हमें इनपुट में क्या लेना है, नंबर लेना है इस वाले इनपुट में। ये देखो मेरा बन के आ चुका है। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको एक क्लास भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं करूंगा यहाँ से क्लास, और इसकी क्लास रख दूंगा वैल्यू सिंपल, क्योंकि जब मुझे स्टाइलिंग करनी है तो मैं एक एक करके एलिमेंट को सिलेक्ट करूंगा और देन स्टाइलिंग कर दूंगा। उसके लिए मैंने क्लास लगा दी है। और इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आना चाहिए, तो मैं सिंपल कर दूंगा इसकी जो वैल्यू है वो फिलहाल कर दो 5, 5 इसकी वैल्यू कर दो। ठीक है, मेरा ये इनपुट टैग बन के रेडी हो चुका है। अब मुझे यहाँ क्या क्रिएट करना था, इस डिव के अंदर कंटेनर के अंदर एक मेरा सिलेक्ट वाला ऑप्शन था, उसमें मैं पैराग्राफ और सेंटेंस को सिलेक्ट कर पा रहा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक सिलेक्ट टैग क्रिएट करूंगा और उसमें सिंपल इसका नेम ना देके मैं क्या करूंगा, आईडी दे दूंगा इसको एक ऑप्ट, यानी कि ऑप्शन है ये मेरा, ऑप्शन ही तो क्रिएट कर रहे हैं, ऑप्ट इनपुट करके मैं इसकी आईडी दे दूंगा। आईडी और क्लासेस हमेशा ऐसी देनी चाहिए जो समझ में आए कि मैं किस एलिमेंट को टारगेट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऑप्ट इनपुट जो है वो इसको आईडी दे दी, और इसको एक क्लास भी दे देते हैं। जो मैं क्लास दूंगा इसको वो है वैल्यू, सेम मेरे इनपुट की तरह। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शंस क्रिएट करूंगा। चलो ऑप्शन क्रिएट करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट मेरा ऑप्शन क्या होगा, पैरास, फर्स्ट ऑप्शन पैरा, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा पैराग्राफ। तो देखो यहाँ पे सिंपल मेरा एक पैराग्राफ क्रिएट हो चुका है, और इसको जब फर्दर ओपन करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है जो कि है पैराग्राफ। अब मैं इस ऑप्शन को और बढ़ा सकता हूँ, इट मीन्स मैं ऑप्शन को यहाँ मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर लूंगा सिंपल। और यहाँ मैं वैल्यूज में दे दूंगा सेंटेंसेस। क्यों? क्योंकि दूसरा जो टाइप है वो मुझे सेंटेंसेस चाहिए, तो मैं पैराग्राफ की जगह भी कर दूंगा सेंटेंस। ये भी मेरा क्रिएट हो गया। अब जब इस पे क्लिक करते हैं तो देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक मेरा पैराग्राफ, एक मेरा सेंटेंस। चलो इतना काम हो चुका है। अब मुझे और क्या चाहिए था, देखो यहाँ पे चाहिए थे 2 बटन। तो चलो इन बटन को भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से मैं क्या करूंगा, सिंपल इस सिलेक्ट के बाहर आऊंगा और इस डिव के अंदर ही रह के मैं एक बटन क्रिएट करूंगा जिसकी क्लास रखते हैं btn। जिसकी क्लास क्या रखूंगा, मैं btn रखूंगा, btn डॉट btn। इट मीन्स एक बटन क्रिएट करो जिसकी क्लास btn है, और इस बटन के अंदर मैं लिख दूंगा जनरेट। जनरेट लिख दिया इस बटन के अंदर। और मैं क्या करूंगा, इसको एक आईडी भी प्रोवाइड कर दूंगा। मैं आईडी दे दूंगा सिंपली जेन बटन, GEN और BTN। ये मैंने इसको आईडी प्रोवाइड कर दी। अब एक और बटन थी मेरी, तो चलो दूसरी बटन भी यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। मैं क्या करूंगा, एक बटन क्रिएट करूंगा जिसकी क्लास रखते हैं BTN, और इसकी आईडी भी रख देते हैं कॉपी बटन। क्यों? मुझे कॉपी वाली बटन चाहिए, तो सिंपल इसकी आईडी रख दी कॉपी बटन। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक स्पैन क्रिएट करूंगा। स्पैन क्यों क्रिएट करना, देखो अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही देखने में तो इसको मैं बड़ा कर देता हूं और प्रीव्यू को छोड़। तो देखो ये मेरी बटन है जिसकी क्लास क्या है, BTN है, सेम मेरे प्रीवियस बटन की तरह, और आईडी दे दी मैंने इसको कॉपी बटन। और इसके अंदर मैं एक स्पैन क्रिएट करूंगा। स्पैन क्यों? क्योंकि मुझे 2 एलिमेंट्स इस बटन के अंदर रखने हैं। फर्स्ट मेरा जिसपे लिखा होगा कॉपी, सेकंड मैं कॉपी का सिंबल लेके आऊंगा। सिंबल कहाँ से लेके आएंगे, देखो मैं यहाँ पे आऊंगा सिंपल ब्राउजर पे और सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम करके एक वेबसाइट है उसको। और जैसे मैं फॉन्ट ऑसम पे आऊंगा तो यहाँ आइकन पे आके सिंपल मैं सर्च करूंगा कॉपी, और स्क्रॉल करेंगे नीचे तो सिंपल ये कॉपी इस पे मैं सिलेक्ट करूंगा और इसके इस कोड को कॉपी कर लूंगा। कोड को जैसे कॉपी किया और इस स्पैन के बाहर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे कोई साइन तो अभी आया नहीं, ना ही कोई सिंबल आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने इसके CSS को इंटीग्रेट नहीं किया। तो मैं अब चलूंगा एक और वेबसाइट पे, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को करना है। CDN.js करके एक वेबसाइट है, इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे देखो फॉन्ट ऑसम मेरा पहले से सर्च है। और फॉन्ट ऑसम जैसे ही आप लोग सर्च करोगे, मैं दोबारा भी कर लेता हूँ, फॉन्ट ऑसम जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो देखो ये फॉन्ट ऑसम का जो लिंक है वो आ जाएगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा देन मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूंगा, इसका जो टैग है उसको, और उस टैग को मैं सिंपल अपने टाइटल के ऊपर इंटीग्रेट कर दूंगा। अब देखो मेरे कॉपी बटन का जो साइन है वो आ चुका है, सिंबल आ चुका है। चलो नीचे इसको फर्दर स्क्रॉल करते हैं एंड देन हम क्या करेंगे, इस डिव के अंदर मतलब इस बटन से बाहर आएंगे एंड देन अब हम लोग क्या करेंगे, इस कंटेंट एरिया को क्रिएट करेंगे। कौन सा कंटेंट एरिया, जहां पे मैं कंटेंट लिखूंगा अपना। चलो तो इसको क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल बटन से बाहर आएंगे और यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ जिसकी क्लास रखता हूँ जेन बॉडी। इट मीन्स जहां पे मेरी बॉडी जो है जनरेट होगी कंटेंट की, और इस डिव के अंदर फर्दर मैं एक और डिव क्रिएट करूंगा जिसकी क्लास रखता हूँ जेन कंटेंट। ओके, मैं दोबारा यहाँ पे क्लास लिख देता हूँ जेन कंटेंट। तो यहाँ पे इस डिव के अंदर क्या होगा, कंटेंट होगा। कैसा कंटेंट, मेरे सिंपल पैराग्राफ। तो मैं यहाँ लॉरम 35 और 45 करके एक पैराग्राफ जनरेट कर लेता हूँ। तो ये देखो फिलहाल कुछ ऐसा दिख रहा है। और एक और काम करते हैं, ये जो मेरा पूरा इनपुट वाला है फील्ड, इसको मैं फॉर्म के अंदर रख देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये सब फॉर्म के अंदर होते हैं। तो मैं इसको सिंपल यहाँ से उठाऊंगा
इस बटन तक कॉपी करो, लास्ट वाली बटन तक, और इसको कट कर दो। और यहाँ पे मैं एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ जिसका एक्शन कर देते हैं नल हैशटैग, और इस फॉर्म के अंदर सिंपल मैं पेस्ट कर दूंगा अपनी सभी चीजों को, जो भी मेरे ये चारों चीजें थी। एक मेरा ये नल, एक मेरा ये इनपुट, देन पैराग्राफ वाला ऑप्शन, जनरेट बटन एंड कॉपी बटन। अब हम ब्राउजर पे देखने चलते हैं कि ये मेरा कैसा दिख रहा है फिलहाल में ब्राउजर पेज के अंदर। तो मैं गो लाइव पे यहाँ से क्लिक करूंगा, तो फिलहाल में कुछ ऐसा दिख रहा है। हमारा HTML का काम पूरा हो चुका है लगभग, और अब चलते हैं अपने CSS की फाइल पे। अब जब CSS लिखेंगे तो स्टाइलिंग करेंगे तो ये अच्छा सा दिखेगा। तो चलो आ जाओ CSS पे चलते हैं। अब देखो CSS पे चलने से पहले मैं क्या करता हूँ, जो मेरा फॉर्म का कंटेंट है, इंपोर्ट, सिलेक्ट एंड बटन वगैरह, इनको मैं एक डिव के अंदर रखता हूँ फिर से। तो इस वाले मैं पूरे को कट करूंगा, जो मेरा बटन तक था इसको, और एक मैं डिव क्रिएट करूंगा यहाँ से, जिसकी क्लास रखते हैं हेडर, क्योंकि मेरे हेडर पे चारों एलिमेंट्स थे, राइट। तो हेडर डिव क्रिएट करते हैं, और इस डिव के अंदर फर्दर मैं इनको पेस्ट कर दूंगा। ये मेरा डिव भी क्रिएट हो चुका है, ये वाली डिव है जो, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखा दूं, शायद आप लोगों को अब दिख रहा होगा। ये मेरा फॉर्म क्रिएट है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये वाली डिव क्रिएट है ये, तो मैं इनको इंडेंट कर देता हूँ थोड़ा सा। तो अब देखो, अब मेरा कुछ जो HTML का पार्ट है वो ऐसा दिख रहा है। फॉर्म यहाँ से शुरू है, जैसे मैं इंडेंटेशन कर देता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके, तो ये सभी अपनी जगह पे आ जाते हैं। अभी उल्टे सीधे जगह पे थे, राइट। उसके बाद मेरा डिव है ये हेडर वाला जो यहाँ क्लोज है। अब डिव के अंदर मेरे दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से, एक तो मेरा ऑप्शन वाला जो लेफ्ट साइड में रहने वाला है, और एक ये जो मेरी बटन्स हैं दोनों जो मेरी राइट साइड पे रहने वाले हैं। तो क्यों ना इनको भी एक डिव के अंदर क्रिएट करके रख देते हैं। तो इसको मैं यहाँ से सिंपल कॉपी करूंगा और एक डिव क्रिएट करते हैं जिसकी क्लास रखते हैं लेफ्ट, और इस डिव के अंदर मैं इनपुट को रखूंगा और अपने ऑप्शंस को रखूंगा। और सिंपल मैं एक और डिव क्रिएट करूंगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों जो बटन है वो राइट साइड पे अलाइन होंगी। तो मैं इनको कर दूंगा सिंपल कट यहाँ से, और एक डिव क्रिएट करते हैं जिसकी क्लास रखते हैं राइट, और इस डिव के अंदर दोनों बटन को रख दूंगा। फिर से मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूंगा, तो एकदम सही से अलाइन हो जाएंगे। अब मेरा जो HTML का काम है वो पूरा हो चुका है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने style.css फाइल के अंदर, और यहाँ पे करेंगे स्टाइलिंग। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, जो मेरा फॉन्ट साइज है। इसके अंदर सबसे पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, पैडिंग 0 करेंगे। जो मेरी बाय डिफॉल्ट पैडिंग है एलिमेंट्स के बीच में वो 0 हो जाएगी, और मार्जिन 0 कर देंगे। इट मीन्स जो मार्जिन भी मिली है मेरे पेज के अंदर वो भी 0 हो जाएगी, जिससे कि ये देखो कॉर्नर पे अलाइन हो चुके हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, एग्जैक्ट। और मैं बॉर्डर बॉक्स कर दूंगा, जो मेरा बॉक्स साइज है वो कर दो बॉर्डर बॉक्स। कुछ एलिमेंट अपने बॉक्स से बाहर निकलने का ट्राई करते हैं जब एलिमेंट की विड्थ और हाइट चेंज हो जाती है, तो वो ऐसा ना हो, उसको रोकने के लिए हम लोग बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देंगे। और यहीं पे मैं फॉन्ट फैमिली भी इनकी चेंज कर दूंगा, जिसे कर दूंगा कर्सिव। अब सिंपल मैं बॉडी को टारगेट करूंगा, जो मेरी पूरी बॉडी है उसको टारगेट करने के लिए सिंपल मैं BG कलर पहले तो चेंज करूंगा। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर का कोड है 1A 4D2E, ये मेरे बैकग्राउंड कलर का कोड है जो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और ये बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो चुका है। और सिंपल मैं बॉडी को विड्थ और हाइट भी दे दूंगा। विड्थ मैं दे दूंगा 100%, जो मेरा वेब पेज है उसकी पूरी विड्थ जो है वो बॉडी को दे दो। और वैसे ही मैं हाइट कर दूंगा 100 व्यू पोर्ट हाइट। इट मीन्स जो मेरा पेज दिख रहा है फ्रंट में व्यू हो रहा है, उतनी हाइट 100% वो हाइट दे दो मेरे बॉडी को। ये वाला जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है बॉडी को हाइट मिल जाएगी। अब मैं टारगेट करूंगा अपने इस कंटेनर को, तो मैं यहाँ पे सिंपल करूंगा कंटेनर। अब इस कंटेनर को भी कुछ विड्थ और हाइट दे देते हैं, इसको सेंटर पे भी अलाइन करते हैं। तो सिंपल मैं विड्थ दे दूंगा कंटेनर को 80%, कि मेरी बॉडी अपने पेरेंट, बॉडी ने अपने पेरेंट का 80% विड्थ जो है वो इस कंटेनर को दे दो। कंटेनर का पेरेंट कौन है, बॉडी है, ठीक है, क्योंकि कंटेनर जो है मेरा बॉडी के अंदर है। तो विड्थ जो है 80% इसने ले ली। अब मैं इसको सेंटर पे अलाइन करूंगा। सेंटर पे अलाइन करने के लिए सबसे पहले तो पोजीशन जो है वो इसकी एब्सोल्यूट कर दो, और टॉप से कर दो 50%। एंड टॉप से जैसे ये 50% आ गया, और लेफ्ट से भी 50% कर दो, जिससे कि ये सेंटर पे अलाइन हो जाए। अभी अलाइन नहीं होगा, जैसे ही हम वेब ब्राउजर पे अपने देखते हैं तो देखो 50% इसने टॉप से विड्थ ले ली और हाइट ले ली, और 50% लेफ्ट से ले ली। बाकी बची जगह पे मेरे इसने एलिमेंट को डाल दिया। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो कि है मेरा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। और विड्थ और हाइट मैंने जितनी प्लस में दी है उतनी यहाँ पे माइनस में दे देंगे, तो -50%। तो अब ये सेंटर पे आ जाएगी, देखो अब जो है एकदम से सेंटर पे आ चुका है ये। अब इसको बॉक्स शैडो भी वगैरह हम दे देंगे। तो अब किसको टारगेट करेंगे, अब हम लोग टारगेट करेंगे अपने इस वाले हेडर को।
अब इन हेडर को थोड़ा-सा अलाइन कर लेते हैं अपनी-अपनी जगह, जैसे यहाँ पे था वैसे। तो इन हेडर को अलाइन करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल टारगेट करो डॉट हेडर करके, जो मेरा हेडर था। हेडर के अंदर क्या था? हेडर के अंदर ये चारों एलिमेंट्स थे। चलो आ जाओ, सबसे पहले क्या करेंगे, हेडर के अंदर डिस्प्ले तो कर दो इनकी फ्लेक्स, जिससे कि ये एक दूसरे से सामने-सामने आ जाएँ। देखो डिस्प्ले जैसे ही फ्लेक्स की, ये आ गए यहाँ पे। और जो अलाइन आइटम है वो कर दो सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट कर दो स्पेस बिटवीन, जिससे कि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट आ जाए। अब देखो मेरा इनपुट टैग यहाँ पे आ चुका है, पैराग्राफ यहाँ पे आ चुका है, जनरेट और कॉपी के बटन दोनों इस साइड आ चुके हैं, जैसे ही मैंने जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन किया। स्पेस बिटवीन, बिटवीन में जगह छोड़ दो, बाकी दोनों कॉर्नर पे एलिमेंट्स को डाल दो, जितने भी एलिमेंट्स हैं। ये मेरा काम हो गया। अब मैं टारगेट करूंगा इन दोनों बटन्स को। मैं पैडिंग वगैरह बाद में दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं टारगेट करूंगा इन दो बटन्स को। हेडर को अभी मुझे और स्टाइलिंग करनी है। सिंपल, मैं पहले बटन को स्टाइल कर लूं। तो मेरी डॉट बीटीएन करके जो बटन थी दोनों, उनको स्टाइलिंग करने के लिए क्या करेंगे, इनका जो बैकग्राउंड कलर है सबसे पहले तो वो चेंज करो, ब्लैक कर देता हूं मैं। और जो टेक्स्ट कलर है वो भी चेंज करो। टेक्स्ट कलर में मैं क्या करूंगा, एक कोड यहाँ पे पेस्ट करूंगा, E8। ये कोड है, जो टेक्स्ट का कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पे देखो, ये जो बॉर्डर आ रहा है हल्का ग्रेइश कलर का, इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो मैं बॉर्डर कर दूंगा इनका नन, कि कोई भी बॉर्डर नहीं आना चाहिए। और सिंपल मैं पैडिंग भी दे दूंगा इनको। अब पैडिंग में रैम में दूंगा REM, जो है रिलेटिव मेरी विड्थ और हाइट होती है। इट मीन्स ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव भी बन जाएगा। तो मैं पैडिंग कहाँ से दूंगा, लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम से। टॉप बॉटम एंड लेफ्ट राइट। तो टॉप बॉटम से मैं पैडिंग दे दूंगा 0.3 REM, रिलेटिव जो मेरी विड्थ है वो दे दो। एंड जो लेफ्ट राइट से है वो पैडिंग दे दो 1.2 REM। ये देखो, ये मेरी बटन्स कुछ ऐसी दिख रही हैं सिंपल। चलो इनको थोड़ा सा और स्टाइलिंग करते हैं। देखो बटन ऐसी दिख रही है। मैं फॉन्ट साइज भी इनका इंक्रीज कर दूंगा। जो मेरा फॉन्ट साइज है वो कर दो अप्रोक्स 1.3 REM। और सेम फॉन्ट साइज में सभी का अलाइन करूंगा। फॉन्ट साइज के साथ मैं फॉन्ट वेट भी चेंज कर देता हूं, जो है 600 रहेगा। और इनकी लेटर स्पेसिंग भी कर देते हैं। लेटर स्पेसिंग थोड़ा सा ये दूर हो जाए। 1 पिक्सल की लेटर स्पेसिंग सही है, 1 पिक्सल या 2 पिक्सल जितना भी करना चाहो। थोड़े से ये दूर अलाइन हो जाएंगे। 2 करते हैं तो देखो ज्यादा दूर हो रहे हैं, तो 1 रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं क्या करता हूँ, इनको अपर केस में भी कन्वर्ट कर देता हूँ। मैं करूंगा टेक्स्ट जो ट्रांसफॉर्म है इनका, वो कर दो अपर केस, जिससे कि कैपिटलाइज हो जाए जितने भी इसमें लेटर्स वगैरह थे। और इसको बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई कर दो 5 पिक्सल, जिससे कि कॉर्नर साइड पे थोड़ा सा राउंड हो जाए। तो 5 पिक्सल इनफ है बॉर्डर रेडियस। देखो दिख रहा है ना, अच्छी सी बटन हमारी दिख रही है। और अब इन बटन्स पे जब मैं होवर कर रहा हूँ तो देखो अभी कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो होवर करने पे सबसे पहले तो इनका कर्सर जो है वो पॉइंटर हो जाए। जैसे मैं इन पे होवर करूंगा, देखो कर्सर मेरा पॉइंटर में कन्वर्ट हो रहा है। और मैं बीटीएन पे जब होवर करूंगा तो देखो, होवर करने पे तो इनका बॉक्स शैडो सबसे पहले चेंज होनी चाहिए। बॉक्स शैडो, सॉरी साइजिंग नहीं, शैडो होना चाहिए यहाँ पे। तो जब मैं होवर करूं तो इन पे बॉक्स शैडो अप्लाई होनी चाहिए। बॉक्स शैडो की मैं वैल्यूज दे दूंगा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड जो मेरी ब्लरनेस है उनको। तो हॉरिजॉन्टल 2 पिक्सल 2 पिक्सल, और जो ब्लरनेस है उसे कर दो 10 पिक्सल का। और जो कलर है वो रखो RGBA 0, यानी रेड ब्लू ग्रीन अल्फा, रेड ग्रीन ब्लू अल्फा 000। एंड जो अल्फा यानी ओपेसिटी की वैल्यू है वो कर दो 0.95। और रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू मैं दे देता हूँ यहाँ पे। रेड की ब्लू दूंगा 116, और ग्रीन की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर दो 97। एंड जो मेरा ब्लू है इसकी भी वैल्यू चेंज कर दो 68 में। तो ये वाला कलर जो है वो बॉक्स शैडो में अप्लाई होने चाहिए जब मैं बटन पे होवर करूँ। तो देखो जैसे मैं होवर करता हूँ तो बटन पे जो है प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, लेकिन एकदम रैपिडली चेंज हो रही है। राइट, जैसे मैं होवर कर रहा हूँ एकदम रैपिड चेंज हो रही है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा ट्रांजिशन ऑल। ऑल मतलब जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो इस ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग चेंज होनी चाहिए। और मैं टाइमर दे दूंगा यहाँ पे 0.3 सेकेंड। और ईज इन आउट इफेक्ट होना चाहिए। अब देखो जैसे मैं इस पे होवर करता हूँ तो थोड़ी देर में चेंज हो रहा है कलर। जब मैं ब्राउजर पे देखते हैं यहाँ पे, ये देखो अगर मैं इनकी विड्थ जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं तो देखो ये अब बटन पे होवर कर रहे हैं तो फिर सही दिख रहा है। मैं यहाँ पे भी अगर 2 की जगह 3 कर दूं, सॉरी, तो ये बटन्स कुछ ऐसी दिख रही हैं हमारी। राइट, चलो इनका काम हो चुका है। अब मैं हेडर को टारगेट ना करके पहले इनको टारगेट करते हैं, इन दोनों को। जो मेरी वैल्यू थी, इनकी क्लास क्या थी, देखो जैसे मैं HTML पे आता हूँ, इनकी क्लास थी वैल्यू दोनों की। तो इनको भी टारगेट करते हैं। सिंपल मैं क्या करूंगा, डॉट वैल्यू करके इसको टारगेट करूंगा जो मेरी क्लास थी। सबसे पहले तो इनको बॉर्डर इन पे अप्लाई होनी चाहिए। अभी बॉर्डर कुछ ऐसा दिख रहा है इनका, तो मैं बॉर्डर अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करूंगा इन पे। मैं बॉर्डर दे दूंगा 3 पिक्सल सॉलिड,
और यहाँ पे मैं एक कोड पास करूँगा जो है आरजीबी में कोड रेड, ग्रीन, ब्लू एंड अल्फा। ये कोड है मेरा, थोड़ा-सा ग्रेइश कलर का है 156 एंड 154, 154 ये कुछ ऐसे दिख रहा है, ठीक? इनकी पैडिंग वगैरह भी चेंज कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आ जाओ, इसको थोड़ा-सा छोटा करते हैं जिससे कि हमें कोड अच्छे से दिखे हमारा। और सिंपल मैं क्या करूँगा यहाँ पे पैडिंग दूँगा इनको 0.3 आरएम जो मेरी पहले पैडिंग थी एंड 1.2 आरएम वाला, या फिर 1 आरएम करो। यहाँ पे देखते हैं कितना सफिशिएंट दिख रहा है। जब चेंज करने की ज़रूरत होगी तो मैं चेंज कर दूँगा। पैडिंग यहाँ पे आ चुकी है और इनका फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ कर दो। फ़ॉन्ट साइज़ मैं सेम रखूँगा 1.3 आरएम करके, और फ़ॉन्ट वेट भी चेंज कर दो। फ़ॉन्ट वेट क्या करेंगे यहाँ पे मैं 600 जो मेरा प्रीवियस उसका था वैसे ही यहाँ पे कर दो फ़ॉन्ट वेट। और ये एकदम कॉर्नर सा है तो बॉर्डर रेडियस तो इसको भी अप्लाई करने का बोलता है ना, तो बॉर्डर रेडियस यहाँ भी अप्लाई करो। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। ये भी बोलेगा मेरे साथ नाइंसाफ़ी की, यहाँ बॉर्डर रेडियस दे दी, मुझे नहीं दी। चलो यहाँ भी बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर दी मैंने। और उसके बाद जो आउटलाइन आ रही है, देखो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो एक आउटलाइन क्रिएट होके आ रही है, उसको मैं रिमूव करता हूँ। तो क्या करेंगे आउटलाइन और इसको कर दो नन। अब देखते हैं कि मेरा ये कैसा दिख रहा है। फिलहाल ऐसा दिख रहा है, पैराग्राफ, सेंटेंस ये, और मेरी जनरेट और कॉपी की बटन्स भी आ गई। ये भी मेरा आ गया है। और अब इन चारों को एक साथ जो मेरे हेडर में थे उसको टारगेट करते हैं। तो क्या करेंगे, जो मेरा हेडर था मैंने पहले ही से ही टारगेट किया था हेडर को, तो और प्रॉपर्टीज इसमें अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करो, बीजी कलर व्हाइट ना करके मैं यहाँ पे आरजीबी में कोड दूंगा। ये मेरा बैकग्राउंड कलर हो जाना चाहिए हेडर का, जो हो चुका है। चलो और थोड़ी सी प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, पैडिंग वगैरह भी दे देते हैं। पैडिंग कर देंगे हम लोग 1.5 आरईएम, जो चारों तरफ से ले लेगा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 1.5 आरईएम की पैडिंग भी दे दी मैंने यहाँ पे। और बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई करो। देखो बॉर्डर रेडियस जरूरी है, एकदम से बेकार लगेगा। तो बॉर्डर रेडियस यहाँ भी मैं 5 पिक्सल की करूंगा। और जो बॉर्डर बॉटम है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये जो बॉर्डर है ये वाला इस जनरेटिव टेक्स्ट से थोड़ा सा दूर होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे, या फिर थोड़ा सा सेपरेट लगना चाहिए, तो मैं बॉर्डर सिर्फ बॉटम क्रिएट करूंगा और इसकी वैल्यू दे दूंगा 3 पिक्सल सॉलिड ग्रे। तो ये देखो मेरा बॉर्डर भी यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। हेडर का भी मेरा ऑलमोस्ट काम हो चुका है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को टारगेट करेंगे। ये जो मेरा जनरेटिव कंटेंट था इसको, और जनरेटिव जो बॉडी थी, इन दोनों को टारगेट करेंगे और इनको भी स्टाइलिंग करेंगे। चलो आ जाओ। सबसे पहले टारगेट करेंगे हम अपने इस बॉडी को, जो हमारी जेन बॉडी करके थी, देखो ये वाली बॉडी, इसको टारगेट करेंगे। तो चलो आ जाओ यहाँ पे सीएसएस की फाइल पे सिंपल जो डॉट जेन बॉडी करके जो एलिमेंट था उसको टारगेट करेंगे। सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करो। देखो टेक्स्ट जो है वो बहुत ही अजीब दिख रहा है, तो सबसे पहले बीजी कलर कर दो व्हाइट। एंड इसकी जो हाइट है वो डिफाइन करो। तो मैं करूंगा मिन हाइट। इट मीन्स इतनी हाइट तो इसके पास रहनी चाहिए, इस पे कुछ लिखा हो या फिर ना लिखा हो कोई मतलब नहीं। मिन हाइट जो है वो 400 पिक्सल होनी चाहिए। जैसे अब मैं पैराग्राफ जनरेट तो कर रहा हूँ, लेट्स सपोज कभी मैंने पैराग्राफ छोटा जनरेट किया, कभी बड़ा किया, तो मिन हाइट 400 पिक्सल होनी चाहिए। मैक्स हाइट उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, जितने मैंने जनरेट किए उसके अकॉर्डिंग हाइट रिलेटिव में बढ़ती रहनी चाहिए, लेकिन मिनिमम हाइट जो है वो 400 पिक्सल होनी चाहिए। तो ये देखो कैसा दिख रहा है मेरा, फिलहाल ऐसा दिख रहा है। इसको मैं बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई करूंगा, लेकिन बॉर्डर रेडियस मुझे चारों तरफ अप्लाई नहीं करना है। क्यों, यहाँ पे तो नहीं करना है, सिर्फ बॉटम में लेफ्ट और बॉटम राइट बॉर्डर रेडियस अप्लाई करूंगा मैं। तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे मैं बॉर्डर बॉर्डर बॉटम लेफ्ट, और जो वैल्यू है वो मैं कर दूंगा 10 पिक्सल। और सिंपल मैं नीचे क्या करूंगा, बॉर्डर बॉटम जो मेरा राइट में है उसकी रेडियस भी कर दो 10 पिक्सल। ये देखो 10 पिक्सल। अब ये दोनों यहाँ से 10 पिक्सल की वैल्यू ले चुके हैं। और जो मेरा ये पूरा कंटेनर था उसको भी सेम बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर दें, अदरवाइज यहाँ से ये कॉर्नर देखेंगे ये इस पूरे कंटेनर का, जो मेरा पूरा कंटेनर है। तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं सिंपल, एंड जो मेरा कंटेनर था उसमें पेस्ट कर देंगे। ये जो मेरा कंटेनर है इसके अंदर, तो इसकी भी बॉर्डर रेडियस चेंज हो जाएगी। सिंपल बॉर्डर बॉटम लेफ्ट में और बॉटम राइट में। अब मैं टारगेट करूंगा जेन कंटेंट को, जो डॉट जेन कंटेंट करके था एलिमेंट, उसको जहां पे मेरा कंटेंट लिखा है। तो इसको सबसे पहले तो विड्थ दे देंगे 100%। इट मींस अपने पेरेंट की जो विड्थ है वो 100% अक्वायर कर लो। और इसकी जो मैक्स हाइट है उसमें डिफाइन कर दूंगा 500 पिक्सल। कि कंटेंट की हाइट, मैक्स हाइट जो है वो 500 पिक्सल रहनी चाहिए। उसके बाद जो है वो स्क्रॉल होना चाहिए, हाइट बॉडी की चेंज नहीं होनी चाहिए। जो ये पूरा कंटेंट वाला एरिया है उसकी हाइट सिर्फ 500 पिक्सल मैक्स रहे। मिनिमम कितनी मैंने डिफाइन की थी, वो बॉडी की थी 400 पिक्सल। और यहाँ कंटेंट की हाइट जो है वो 500 की, वो भी मैक्स हाइट। इट मींस इससे ज्यादा हाइट नहीं जानी चाहिए।
और इससे ज्यादा हाइट जा रही है तो सिंपल क्या करा दो, ओवरफ्लो वाई एक्सिस पे स्क्रोल। अब वाई एक्सिस पे स्क्रोल होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे स्क्रोल का ऑप्शन भी आ चुका है, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ स्क्रोल आ गया है। अब मैं इसका फॉन्ट साइज भी चेंज कर दूंगा 1.3 REM, जो रिलेटिव मैंने क्रिएट की थी सभी की। और पैडिंग जो है वो कर दो 1.9 REM। पैडिंग कहाँ से, ये चारों तरफ से पैडिंग ले लेगा, देखो टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट से पैडिंग ले ली। अब ये कुछ फिलहाल में ऐसा दिख रहा है मेरा प्रोजेक्ट। देखो ये बटन्स पे जब होवर कर रहे हैं तो प्रॉपर्टीज तब भी चेंज हो रही हैं, इसकी पैराग्राफ सेंटेंसेस वगैरह आ रहे हैं, और यहाँ पे मैं नंबर्स भी दे सकता हूँ। और फंक्शनैलिटी मैं कैसे ऐड करूंगा वो मैं करूंगा जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। और उससे पहले मैं इस स्क्रोल बार को भी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देता हूँ। तो चलो आ जाओ, क्या करेंगे, सिंपल डॉट जेन कंटेंट के अंदर वेबकिट, वेबकिट का जो स्क्रोल बार है उस पे प्रॉपर्टीज लगाएंगे, और इसकी मैं विड्थ कर दूंगा 10 पिक्सल। अब विड्थ जैसे मैंने 10 पिक्सल दी, जैसे ये गायब हो जाएगा, फिलहाल देखना ये गायब हो चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने इसका कलर डिफाइन नहीं किया अभी। चलो तो कलर भी डिफाइन कर लेते हैं। इसी को कॉपी करके लाते हैं, सिंपल जो स्क्रोल बार का ट्रैक है, ट्रैक मतलब जहां से हम लोग इसको ट्रैक कर पाएंगे, उस पे बॉक्स शैडो दे दो। और बॉक्स शैडो की जो वैल्यूज रहेंगी वो रहेंगी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मेरी 0 0, और जो ब्लरनेस है वो रखूंगा 6 पिक्सल की। और कलर में RGBA में दूंगा अप्लाई करके, सबसे सभी की वैल्यू 0 0 0। एंड जो अल्फा की वैल्यू है यानी ओपेसिटी, उसको मैं कर दूंगा 0.3। तो ये देखो अब ऐसा दिख रहा है मेरा स्क्रोल। लेकिन ये जो बॉक्स शैडो है वो बाहर की आ रही है, बाहर की तरफ दिख रही है। तो मैं इसको अंदर की तरफ करने के लिए एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा इनसेट करके। इट मींस जो स्क्रोल की जो बॉक्स शैडो है वो अंदर की तरफ आ जाएगी, राइट। और उसके साथ साथ जो इसका स्क्रोल करने का यानी पकड़ने का ये वाली चीज है उसको भी करते हैं, जैसे थंब बोलते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, डॉट जेन कंटेंट करके और उस पे वेबकिट स्क्रोल बार का थंब, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। और बैकग्राउंड कलर में मैं कोड प्रोवाइड करूंगा RGB करके, ये इसका कलर हो जाएगा। ओके। और मैं बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई कर दूंगा, जो बॉर्डर रेडियस है उसे कर दो 5 पिक्सल। अब देखते हैं, अभी यहाँ पे नहीं दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे index.html पे आके जो मेरा पैराग्राफ था जहां पे, उसको मैं बड़ा कर दूंगा, लॉरम 500 वर्ड्स का पैराग्राफ जनरेट कर दो। तो देखो ये मेरा स्क्रोल बार कुछ ऐसा दिख रहा है। चलो इसको मैं क्लियर भी कर दूंगा यहाँ से। ओके, इतना बहुत है समझने के लिए। ये मेरा CSS का काम भी हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी जावा स्क्रिप्ट की फाइल पे आएंगे और सिंपल इसमें लॉजिक क्रिएट करेंगे, और हम लोग पैराग्राफ को जनरेट करेंगे, वो भी एक API की हेल्प के थ्रू। तो चलते हैं जावा स्क्रिप्ट की फाइल पे, और उससे पहले index.html फाइल में बॉडी के अंदर मैं स्क्रिप्ट डॉट SRC की हेल्प से, या स्क्रिप्ट कोलन SRC की हेल्प से अपनी स्क्रिप्ट डॉट JS फाइल को इंटीग्रेट कर लूंगा। अब जो भी मैं कोड यहाँ लिखूंगा वो रिफ्लेक्ट होगा मेरे ब्राउजर के अंदर। अब देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें करना है कि जैसे मैं यहाँ पे कोई इनपुट दूं, जैसे मैंने 45 दिया, पैराग्राफ सिलेक्ट करूं कि मुझे पैराग्राफ जनरेट करना है, और जैसे ही मैं जनरेट बटन पे क्लिक करूं वैसे ही 45 जो पैराग्राफ्स हैं वो जनरेट होके यहाँ पे आ जाने चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, एक तो ये वैल्यू चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, इसकी भी वैल्यू चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें देखना है कि पैराग्राफ है सिलेक्टेड या फिर सेंटेंस है सिलेक्टेड। तो इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू, इन दोनों को एक्सेस करेंगे हम लोग जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। तो चलो कैसे एक्सेस करेंगे, सिंपल मैं इन दोनों को यहां से सिलेक्ट करूंगा। कहां पे थे, देखो इनको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये जो नम इनपुट करके आईडी थी, या जो इनपुट वाला था इसको सिलेक्ट करेंगे, और जो सिलेक्ट वाला था इसको भी सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये वैल्यूज तो चाहिए कि पैराग्राफ है या फिर सेंटेंसेस है। तो पहले नम इनपुट को सिलेक्ट करेंगे, देन ऑप्ट इनपुट को। तो यहाँ पे मैं सिंपल डॉक्यूमेंट करूंगा, या फिर एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, कॉन्स्ट इनपुट नम करके वेरिएबल क्रिएट किया। इसमें मैं क्या लूंगा, नंबर लूंगा इनपुट वाला। सेव कैसे करूंगा, डॉक्यूमेंट के थ्रू सिलेक्ट करूंगा डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और यहाँ पे मैं ID दे दूंगा। ID क्या थी मेरी, नम इनपुट। नम इनपुट थी ID, बिल्कुल नम इनपुट थी। इसको भी मैंने सिलेक्ट कर लिया, और सिंपल मैं सेकंड कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा जिसका नाम रखूंगा इनपुट ऑप्ट। ऑप्ट मीन्स जो ऑप्शन है उसको, और यहाँ सिलेक्ट कर लूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID करके, और ID में मैं दे दूंगा नाम जो है ऑप्ट इनपुट। यही मेरी आईडी थी। अब इन दोनों को मैंने सिलेक्ट तो कर लिया। सिलेक्ट करके क्या चाहिए, इनकी वैल्यू चाहिए। उससे पहले वैल्यू कब चाहिए, जब मैं उस जनरेट वाले बटन पे क्लिक करूं, तो उस बटन को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। और उस बटन की आईडी क्या थी, देखो जेन बटन, जनरेट बटन उसकी आईडी थी। तो उसको भी सिलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जेन BTN,
और इसको मैं सिलेक्ट करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी में मैं दे दूँगा अपने सिलेक्टर का नाम जो है आईडी का नाम, इट मीन्स जेनबीटीएन। ये मेरी आईडी थी। अब मैं हैशटैग नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, इनकी वैल्यू चाहिए जब मैं इस पे क्लिक करूँ। अब क्लिक करने के लिए सिंपल ऐड इवेंट लिस्टनर लगाओ। तो जेन बटन पे ऐड इवेंट लिसनर, ये इवेंट लिसनर क्या करता है, एक इवेंट को लिसन करता है। कौन सा इवेंट, जो मैं इस करली ब्रेसेस के अंदर पास करूंगा। सिंपल क्लिक इवेंट मैंने यहाँ पे पास किया और जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो होना क्या चाहिए, तो होने के लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसे हम कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। ये मेरा कॉल बैक फंक्शन और इस फंक्शन के अंदर इनकी वैल्यूज मिलनी चाहिए। वैल्यूज लेने के लिए मैं क्या करूंगा, एक गेट वैल्यूज करके फंक्शन क्रिएट करूंगा। गेट वैल्यूज करके फंक्शन क्रिएट करूंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और गेट वैल्यूज करके मैं फंक्शन यहाँ पे नीचे क्रिएट कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। गेट वैल्यूज करके फंक्शन क्रिएट किया और ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन इन दोनों से इनपुट लेगा। तो इनपुट लेने के लिए सिंपल जो इनपुट नम है डॉट वैल्यू कर देंगे हम लोग, इनपुट नम डॉट वैल्यू। जैसे मैं डॉट वैल्यू करूंगा, ओके वैल्यू कर दो, इट मीन्स जो इनपुट नम में मैंने वैल्यू यहाँ पे डालूंगा वो वैल्यू मैं यहाँ से एक्सेस कर पाऊंगा इस एक्सप्रेशन के थ्रू। जब मुझे वैल्यू मिल गई तो इसको मैं स्टोर कर दूंगा एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम रखते हैं सिंपल काउंट। एक वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल ऐसा तो क्रिएट नहीं कर सकते हम लोग, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ऊपर वेरिएबल को डिक्लेयर कराएंगे। लेट काउंट करके एक वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर स्टोर कर देंगे 5। 5 क्यों किया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 5 वहां पे लिखा होना चाहिए, तो 5 मैंने यहाँ पे पास कर दिया। सिंपल एक और वेरिएबल चाहिए, काउंट तो दे दिया मैंने और उसके बाद ऑप्शंस भी तो चाहिए, तो सिंपल यहाँ पे एक ऑप्शंस करके एक और वेरिएबल क्रिएट किया और उस ऑप्शन में मैं स्टोर कर दूंगा पैराज को, जो मेरा पैराग्राफ था इसको, कि बाय डिफॉल्ट जो काउंट की वैल्यू है यहाँ पे वो 5 होनी चाहिए एंड ऑप्शंस जो है वो पैराग्राफ सिलेक्ट होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट दे दी। और उसके बाद मैंने ऐड इवेंट लिस्टनर लगाया क्लिक, जब मैं उस पर क्लिक करूं तो गेट वैल्यूज करके फंक्शन कॉल होना चाहिए और वो गेट वैल्यू फंक्शन क्या करेगा, सिंपल काउंट की वैल्यू को अपडेट करेगा जो वहां पे एक यूजर पास करेगा। जिस वैल्यू को पास करेगा वो वैल्यू काउंट में आ जाएगी, देन लोग काउंट को यूज कर पाएंगे। और दूसरा मैं क्या करूंगा, ऑप्शंस वाले वेरिएबल्स को भी अपडेट कर लूंगा। ऑप्शंस वाले वेरिएबल को अपडेट करने के लिए क्या करेंगे, जो मेरा इनपुट ऑप्ट करके वेरिएबल है उसकी वैल्यू को एक्सेस कर लो। अब हम लोग देखते हैं कि हमें इस काउंट और ऑप्शंस में मिल क्या रहा, तो उसके लिए हम लोग कंसोल करा लेंगे सिंपल काउंट को कॉमा ऑप्शंस को। काउंट और ऑप्शंस को जब कंसोल कराएंगे तो देखते हैं ब्राउजर पे आके, सबसे पहले तो इसको इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल पे आके देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे क्या है, 5 और पैराग्राफ, जब जनरेट बटन पे क्लिक करते हैं 5 और पैराज मिल रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैरा था। जैसे ही मैं सेंटेंस सिलेक्ट करता हूँ और 5 की जगह मैं कर दूंगा 7, तो जब जनरेट बटन पे क्लिक करूँ तो देखो 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है और सेंटेंसेस। इट मीन्स मुझे इनकी वैल्यू तो एक्सेस करनी आ गई और मैंने एक्सेस करके स्टोर भी कर ली उनको। चलो यहाँ से इसको रिमूव करते हैं और इसको कर देंगे कमेंट आउट। रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि कोड्स के जो नोट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, एक एपीआई के थ्रू डेटा को एक्सेस करूंगा, ये पैराग्राफ्स को एक्सेस करूंगा। तो उसके लिए ब्राउजर पे चलते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं बैकॉन इप्सम एपीआई। ये एपीआई है, इस पे जो फर्स्ट जो लिंक आएगी उसको क्लिक करना है आप लोगों को। ये सर्च करने के बाद सिंपल जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से जेसन एपीआई पे आएंगे और नीचे ये जो फोर्थ वाली लिंक है इसको कॉपी करना है। जैसे ये कॉपी करेंगे और देन अपने वीएस कोड पे आएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे लेट यूआरएल करके और बैकटिक्स के अंदर, ये बैकटिक्स मेरे एस्केप कीवर्ड के नीचे होते हैं और बैकटिक्स जैसे ही लगाएंगे उसके बाद इस यूआरएल को मैं पेस्ट कर दूंगा। ये मेरा यूआरएल आ गया। अब इसमें कुछ चेंजेस भी करने हैं। देखो यूआरएल को ध्यान से जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक टर्म आएगा पैराज इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यानी कि हार्ड कोड वैल्यू पैरा 5 है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये वैल्यू देनी है जो यूजर दे रहा है वो वाली। उसको देने के लिए क्या करेंगे, पैरा को चेंज करेंगे इस ऑप्शन वाली वैल्यू से और काउंट को चेंज करेंगे इस काउंट वाली वैल्यू से। तो पैराज को यहाँ से रिमूव करेंगे और अपने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की हेल्प से मैं यहाँ पे ऑप्शंस दे दूंगा। पैरा क्या था मेरा, ऑप्शंस था, तो मैंने ऑप्शन दे दिया। इट मींस जो यूजर ऑप्शन देगा, ऑप्शन की वैल्यू जो मिलेगी वो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा और 5 की जगह मैं पास कर दूंगा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू अपने काउंट को, कि जो यूजर दे रहा है नंबर उतने काउंट को। और थोड़ा सा और एडिट करते हैं इसको, जो फॉर्मेट टेक्स्ट करके है इसको रिमूव करते हैं और m% के बाद लिखते हैं स्टार्ट
हाइफन विद हाइफन लॉरम इक्वल टू 1। ये थोड़ा सा और टेक्स्ट चेंज करना है, ये टेक्स्ट चेंज हो चुका है। अब ये यूआरएल भी मैंने एक्सेस कर लिया, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं होगा। अब होगा क्या, जैसे यूआरएल मिले मेरे को, तो होना क्या चाहिए, फेच होना चाहिए इससे डेटा। फेच करने के लिए हम लोग एक क्रिएट करेंगे फंक्शन फेच कंटेंट करके, और ये फंक्शन कब रन होगा, जब यूआरएल इसको एज अ पैरामीटर मिलेगा। ठीक, अब मैं क्रिएट करता हूं इस फेच फंक्शन को। मैं फंक्शन क्रिएट करूंगा फेच नाम का, जो फेच कंटेंट नाम का है फंक्शन, उसको। और सिंपल इसके भी पैरामीटर में मैं यूआरएल पास करूंगा। अब इस यूआरएल से मैं डेटा को फेच करने के लिए क्या करूंगा, फेच मेथड का यूज करूंगा सिंपल। तो मैं करूंगा फेच यूआरएल, और जो डेटा मुझे मिलेगा उसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूंगा, जिस वेरिएबल का नाम रखता हूं लेट रिस्पॉन्स करके। मतलब कि मुझे रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने इस फेच यूआरएल से जो डेटा मिला उसको स्टोर कर लिया। लेकिन अब मैं फेच कर रहा हूं, इट मींस मुझे असिंक अवेट का यूज करना पड़ेगा। असिंक अवेट क्या करते हैं, मुझे प्रॉमिस रिटर्न करते हैं, और अवेट क्या करता है, सिंपल उस जगह पे वेट ना करके जहां मैंने अवेट लगाया है और कोड को फर्दर प्रोसेस करने भेज देता है। लेट्स सपोज किसी मैं एपीआई से डेटा को फेच कर रहा हूं, और फेच होने में नेटवर्क एरर आ रही है, नेटवर्क प्रोसेस में देर हो रही है, तो मेरा कोड जो है यहाँ पे स्टक होता रहेगा, स्टक होकर रुक जाएगा। तो वो ना हो उसके लिए हम लोग अवेट कीवर्ड का यूज करते हैं कि यहाँ पे तो तुम रुको, डेटा फैच करके लाओ, लेकिन फर्दर मेरा कोड रन करते रहो, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कोई भी। तो मैं यहाँ पे असिंक कीवर्ड का यूज करूंगा। अब जब मैंने फंक्शन असिंक बनाया है, तो मुझे अवेट कीवर्ड भी यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं अवेट लगाऊंगा तो मुझे डेटा फेच मिल जाएगा। डेटा मिल गया। अब मैं चेक करूंगा कि जो मुझे डेटा मिल रहा है वो वर्क कर रहा है, उसका रिस्पॉन्स ओके है या फिर नहीं है। तो चलो चेक करने के लिए चेक कंडीशन इफ लगाएंगे। जो मेरा रिस्पॉन्स है, जो मेरा रिस्पॉन्स में डेटा मिला था, उसका स्टेटस वो 200 के इक्वल है या फिर नहीं। अगर है यानी स्टेटस ओके है, तो फिर रिस्पॉन्स में जो डेटा मिला उसको चेंज कर दो जेसन फॉर्मेट में, जिससे कि हम डेटा को अच्छे से एक्सेस कर पाए। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर दो इसको, ओके। और इसको मैं स्टोर कर दूंगा एक वेरिएबल के अंदर। लेट डेटा करके एक मैं वेरिएबल क्रिएट करूंगा, उसके अंदर स्टोर कर दूंगा। और अगर मैंने असिंक यूज किया है, तो फिर से डेटा फैच करने के लिए अवेट कीवर्ड का यूज करूंगा। ये हो गया। मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो समझो ध्यान से। मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे जैसे मैंने रिस्पॉन्स करके वेरिएबल में फेच यूआरएल से डेटा को फेच करके इसमें स्टोर किया, फिर मैंने चेक किया जो मेरा रिस्पॉन्स का स्टेटस है वो 200 है, यानी ओके है रिस्पॉन्स। अगर ओके है तो फिर रिस्पॉन्स वाले जो डेटा को जेसन में कन्वर्ट करने के बाद उसको स्टोर कर दो डेटा वेरिएबल के अंदर। डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। अब अगर मैं इस डेटा को कंसोल कराना चाहूँ, तो देखो जब कंसोल करके देखते हैं इस डेटा को, तो ब्राउजर पे देखते हैं कि हमें मिल क्या रहा है। ये जो मेरा प्रोजेक्ट था, इंस्पेक्ट पे आता हूँ, कंसोल, जैसे मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा, तो देखो मुझे पैराग्राफ्स मिल रहे हैं, वो भी 5, 1 2 3 4 5, लेंथ 5 है। 5 मांगी थी, अगर मैं यहाँ पे 8 दे दूं या 7 दे दूं, तो जनरेट पे फिर से क्लिक करूं, तो देखो 7 पैराग्राफ्स मुझे मिल रहे हैं। एपीआई के थ्रू मैंने डेटा को फैच कर लिया। अब इस डेटा को सिंपल यहाँ पे पेस्ट करना है, और कुछ नहीं करना है, और थोड़े बहुत कंडीशंस और लगाने हैं, हमारा काम पूरा हो जाएगा। चलो यहाँ से इसको रिमूव करते हैं। एंड अब देखो मुझे डेटा मिल गया। डेटा मिल गया तो उसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन को कॉल करूंगा, जो फंक्शन उस डेटा को यहाँ पे डिस्प्ले कराएगा। चलो आ जाओ। तो मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा डिस्प्ले जेन कंटेंट करके, और ये फंक्शन क्या करेगा, डेटा को एज अ पैरामीटर लेगा और उस डेटा को यहाँ पे डिस्प्ले कराएगा। अब इस फंक्शन को मुझे क्रिएट भी करना होगा। चलो आ जाओ, इसके नीचे मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ डिस्प्ले जेन कंटेंट करके, और उसमें एज अ पैरामीटर मैं डेटा को पेस्ट करूंगा, डेटा जो वेरिएबल है मेरा। और डिस्प्ले टेक्स्ट जेन कंटेंट क्या करेगा, सिंपल टेक्स्ट को ही तो डिस्प्ले कराएगा। तो क्या करते हैं, एक लेट टेक्स्ट करके एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। इसको फिलहाल में मैं एम्प्टी रखता हूँ। एम्प्टी स्ट्रिंग है, इट मींस डेटा एम्प्टी है। और उसके बाद टेक्स्ट के अंदर मैं स्टोर करूंगा डेटा। और डेटा जब मैंने स्टोर किया, तो डेटा अब एकदम से जैसे पैराग्राफ यहाँ पे 5 क्रिएट होके आ गए थे जब मैंने इंस्पेक्ट पे देखा था, तो वो विदाउट स्पेस, विदाउट स्पेसिंग या ब्रेक लाइन के थे। तो यहाँ पे मैं एक ब्रेक लाइन भी ऐड कर देता हूँ। तो क्या करेंगे, डॉट डॉट ज्वाइन मेथड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बी आर टैग यूज करेंगे। आप बी आर टैग यूज कर रहे हैं तो सिंपल बी आर टैग क्या करता है, ब्रेक करता है लाइंस को। एचटीएमएल में पढ़ा होगा आप लोगों ने। मैं यहाँ पे बी आर टैग यूज करूंगा, दो वो भी, जिससे कि थोड़ा ज्यादा गैप आ जाए। तो डेटा डॉट ज्वाइन, और उसमें मैंने बी आर को ज्वाइन कर दिया, यानी ब्रेक लाइन उस पर लगा दी। और सिंपल क्या करना है, इस कंटेंट में
इस टेक्स्ट को रख देना है। टेक्स्ट में फिलहाल क्या है, मेरा डेटा है जिसमें ब्रेक लाइन्स भी ऐड है। तो इस वाले जेन कंटेंट कहाँ था, ये वाला, इस पे अपडेट करना है तो इसको सिलेक्ट भी तो करना पड़ेगा। तो चलो सिलेक्ट भी कर लेते हैं। ऊपर यहाँ से क्या करेंगे, सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट जेन कंटेंट करके, और इस वेरिएबल को मैं सिलेक्ट करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर में मैं अपने सिलेक्टर का नाम दे दूंगा जो कि है जेन कंटेंट डॉट लगाएंगे क्योंकि ये क्लास है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया इसको, और अब इसमें अपडेट कर देंगे अपने टेक्स्ट को सिंपल जेन कंटेंट में। तो देखते हैं नीचे आते हैं जैसे ही हम, तो जेन कंटेंट करके जो वेरिएबल था उसकी इनर एचटीएमएल को चेंज कर दो। इनर एचटीएमएल में क्या स्टोर कर दो, टेक्स्ट। इट मींस जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा बटन पे, तो जो डिस्प्ले जेन फंक्शन कॉल होगा वो क्या करेगा, डेटा को सिंपल यहाँ पे जेन कंटेंट में इंटीग्रेट कर देगा। अब चलो यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ और इस वाले बाय डिफॉल्ट जो पैराग्राफ मैंने हार्ड कोड यहाँ पे दिया था उसको रिमूव कर देते हैं। इसको मैंने रिमूव कर दिया, जेन कंटेंट मेरा खाली हो चुका है। अब देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, मैंने बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ भी हटा दिया, और जब मैं 5 की जगह जैसे मैं करता हूँ 6 पैराग्राफ मुझे जनरेट करके दो, और उसके बाद यहाँ इसको शो करो। देखो जैसे मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ तो देखो 6 पैराग्राफ मेरे जनरेट होके आ गए बिल्कुल। इनको गिन लेना, 6 पैराग्राफ से। अब अगर सेंटेंसेस चाहिए तो देखो 6 सेंटेंसेस जनरेट होके आने चाहिए। 6 सेंटेंसेस आ गए, इट मींस एक फुल स्टॉप से लेके एक फुल स्टॉप तक एक मेरा सेंटेंस है। ये काम पूरा हो चुका है। अब बचा क्या है, कुछ इसमें चेक कांस्टेंट भी लगा देते हैं। जैसे अगर कोई पैराग्राफ है, आउट ऑफ नंबर्स कोई पैराग्राफ एंटर कर रहा है यूजर, लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ सिर्फ 100 पैराग्राफ यहाँ पे जनरेट होने चाहिए। 100 से ज्यादा अगर कोई जनरेट करना चाहे तो एरर आ जाए, और एरर के साथ साथ सिर्फ 100 पैराग्राफ जो है जो जनरेट होके आ जाने चाहिए। तो चलो इस चेक कांस्टेंट को भी यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नीचे आके यहाँ पे थोड़ा सा और कोड लिखेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखते हैं वैलिडेट वैल्यू। ये क्या करेगा, वैलिडेट करेगा मेरी वैल्यूज को। कौन सी वैल्यूज, जो मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा लेट टेम्प काउंट करके, और उसमें स्टोर कर दूंगा एम्प्टी वैल्यू दैट इज स्ट्रिंग। अब मैं चेक करूंगा कि काउंट की वैल्यू, अगर देखो मैं यहाँ पे क्या कांस्टेंट लगाऊंगा, काउंट की वैल्यू अगर यूजर ने 100 से ऊपर दे दी तो एरर आनी चाहिए उसके पास, और 0 से छोटी दे दी तो एरर आनी चाहिए, और अगर कोई नंबर इनपुट नहीं कर रहा है, नंबर के अदर देन कोई वैल्यू इनपुट कर रहा है तो एरर आनी चाहिए। तो चलो ये कांस्टेंट लगाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इफ मैं चेक करूंगा इफ काउंट की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 100 है। अगर है तो क्या करना है, एक फंक्शन कॉल करना है जो है इनवैलिड इनपुट करके फंक्शन। और ये इनवैलिड इनपुट करके फंक्शन अभी मैं क्रिएट करूंगा। सिंपल समझ लो कि जैसे ही काउंट की वैल्यू 100 से ऊपर हो गई तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, और इस फंक्शन में क्या होगा हम लोग अभी फर्दर क्रिएट करेंगे। और जो काउंट की वैल्यू है वो हो जानी चाहिए 100। इट मीन्स जब अगर कोई यूजर 100 से ज्यादा काउंट की वैल्यू दे रहा है तो इनवैलिड इनपुट फंक्शन कॉल होना चाहिए, और पैराग्राफ सिर्फ 100 क्रिएट होनी चाहिए, 100 से ज्यादा नहीं। अपने आप 100 क्रिएट हो जाए अगर कोई 100 से अबव वैल्यू एंटर कर रहा है तो, और इसकी वैल्यू भी 100 हो जानी चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 लिखा है वैसे ही 100 लिखा होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो मेरा इनपुट नम करके वेरिएबल था उसकी वैल्यू में मैं असाइन कर दूंगा हार्ड कोड करके। हार्ड कोड मतलब अपनी तरफ से, ना ही मैं वेरिएबल की हेल्प ले रहा हूँ ना ही किसी और की, 100। और एक काम करते हैं, ये जो टेम्प काउंट करके मैंने वेरिएबल यहाँ क्रिएट किया है, इसको सिंपल यहाँ पे तो वेरिएबल रहने देते हैं, और ऊपर मैं इसको डिक्लेयर कर देता हूँ। तो मेरा यहाँ मैंने काउंट वगैरह डिक्लेयर किए थे वहीं करूंगा लेट टेम्प काउंट, और इसमें असाइन कर दूंगा 0 को। इतना काम हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखेंगे कि काउंट की वैल्यू अगर 0 से छोटी है वो कर लेते हैं। तो एल्स इफ में क्या करेंगे, हम लोग वेरिएबल क्रिएट करेंगे एल्स इफ। यहाँ पे मैं काउंट की वैल्यू चेक करूंगा, अगर काउंट की वैल्यू लेस देन 1 है, और मैं यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज करूंगा। काउंट जो है मेरा नॉट ए नंबर है, इज एन ए एन का मतलब नॉट ए नंबर। अगर नॉट ए नंबर है मतलब कि नंबर नहीं है काउंट मेरा, तो फिर ये वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए, यानी कि ये मेरा एल्स इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल इनवैलिड मेरा जो फंक्शन है उसको कॉल कर देंगे इनवैलिड इनपुट करके, और काउंट की वैल्यू में मिनिमम रखता हूँ कि 5, कि अगर कोई काउंट की वैल्यू लेस देन 1 एंटर कर रहा है तो काउंट की वैल्यू 5 ऑटोमेटिकली हो जानी चाहिए। लेस देन 5 से लेस देन आप लोग क्रिएट करा सकते हो, लेकिन अगर 1 से नीचे इनपुट किया तो फिर काउंट की वैल्यू 5 कर दो, और इनपुट जो वैल्यू है इनपुट नम डॉट वैल्यू उसमें असाइन कर दो 5 हार्ड कोड।
ये मेरा चेक कांस्टेंट लग गया वैलिडेट वैल्यू का। और मैं क्या करूँगा, ये जो वैलिडेट वैल्यू करके फंक्शन है इसको कॉल कर देंगे गेट वैल्यूज़ के अंदर। तो यहाँ पे वैलिडेट वैल्यू फंक्शन को मैं कॉल कर दूँगा। अब बाय चांस अगर मेरा डेटा जो है वो मुझे नहीं मिल रहा है, डेटा मैं एक्सेस तो कर रहा हूँ, इफ लगाया और डेटा मैंने एक्सेस कर लिया, ठीक है? डिस्प्ले भी करा दिया। अगर ये सब ना हो, एरर आ रही है तो क्या करेंगे, एल्स लगाएँगे एक ब्लॉक और यहाँ पे मैं अलर्ट करा दूँगा। अलर्ट पॉपअप क्रिएट करेगा और यहाँ पे लिख देंगे एन एरर अकर्ड। अगर ये सब डेटा नहीं मिल रहा है तो एन एरर अकर्ड करके अलर्ट आ जाना चाहिए। अब मैं क्रिएट करूंगा इनवैलिड इनपुट वाले फंक्शन को। तो क्या करेंगे, यहां से मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, फंक्शन इनवैलिड इनपुट। और ये फंक्शन क्या करेगा, सिंपल कुछ चेंजेस करेगा, माइनर से चेंजेस। अगर मेरा जो इनपुट है वो इनवैलिड है तो सिंपल ये जो यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है ना, बॉर्डर कलर दिया था मैंने यहाँ पे, इसका कलर चेंज करना है मुझे। रेड कर देंगे तो सही दिखेगा, एक वार्निंग सी जनरेट होगी। तो क्या करेंगे, इनपुट नम करके जो वेरिएबल है इसके स्टाइलिंग में चेंज करो और इसका जो बॉर्डर है वो चेंज करना है। बॉर्डर क्या करना है, इसके हार्ड कोड वैल्यू को मैं रख देता हूँ, बॉर्डर का जो कलर है, बॉर्डर का जो कलर है वो हार्ड कोड वैल्यू मैं यहाँ पे असाइन कर दूंगा। वो क्या होगा, ये कोड है उस कलर का। अगर इनवैलिड इनपुट में पास करता हूं तो जो बॉर्डर कलर है इसका वो चेंज हो जाएगा। अब चेंज तो हो गया, लेकिन चेंज होने के साथ साथ मैंने क्या किया था, यहाँ पे काउंट की वैल्यू तुरंत चेंज कर दी थी। जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ, काउंट की वैल्यू 5 हो गई और इनपुट नम जो वैल्यू है वो 5 हो चुकी है। मेरा इनवैलिड इनपुट फंक्शन कब कॉल होगा, जब ये जो कांस्टेंट है वो हिट होंगे। और जैसे कांस्टेंट हिट हुए वैसे ही बॉर्डर का कलर चेंज हो गया, हो जाना चाहिए, हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ टाइम बाद बॉर्डर का कलर जो है वो दोबारा से चेंज होना चाहिए, क्योंकि मैं दोबारा से वैल्यूज को अपडेट कर रहा हूँ राइट इनपुट में। वैलिड इनपुट में मैं चेंज कर रहा हूँ वैल्यूज को। तो सिंपल क्या करेंगे, यहां से मैं सेट टाइम आउट करके मेथड क्रिएट करूंगा। ये मेथड क्या करता है, सिंपल एक कॉल बैक फंक्शन लेता है और एक टाइम आउट देते हैं इसको 1000 मिली सेकेंड। और ये मेथड कॉल कब होता है या एग्जीक्यूट कब होता है, इतने सेकंड के बाद, जब यहाँ पे ये पहुंच जाता है। तो सिंपल होना क्या चाहिए, देखो 1000 मिली सेकेंड या 1 सेकेंड के बाद कलर जो है वो बॉर्डर का दोबारा चेंज होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैं वैल्यूज को वैलिड कर दूंगा। वैलिड कर दूंगा तो वैलिड के अकॉर्डिंग कलर भी चेंज होना चाहिए। अब रेड है तो वार्निंग तो आनी नहीं चाहिए ना बार बार। तो इसी को कॉपी करते हैं यहाँ से और पेस्ट करते हैं और सिंपल इसका हेक्स कोड में पेस्ट करता हूँ। ये इसका कोड है, हेक्स कोड है। अब हम लोग चेक करते हैं क्या सच में काम कर रहा है या फिर नहीं। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ और 102 मैंने वैल्यूज अप्लाई की पैराग्राफ की, देखो जनरेट पे क्लिक करते हैं तो पहले रेड हुआ था, रेड होने के साथ साथ वैल्यूज 102 की 100 हुआ, यानी 100 हुआ और 100 पैराग्राफ्स यहाँ पे जनरेट होके आ चुके हैं। फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो जैसे ही मैं वैल्यू 0 अप्लाई करता हूँ, जनरेट पे क्लिक करता हूँ, रेड हुआ, देन 1 सेकंड बाद ग्रीन हुआ या हल्का सा ग्रीनिश कलर है और वैल्यूज यहाँ पे 5 अपडेट हो चुकी है। यही सेट टाइम आउट का मतलब था कि तुरंत चेंज हो जाना चाहिए कलर, क्योंकि वैल्यूज को मैं वैलिड कर दूंगा। ये समझ में आ गया। और मैं पैराग्राफ्स और सेंटेंस में भी सेम काम करेगा, आप लोग चेक करके देख सकते हो। अब मैं यहाँ इस कॉपी बटन पे फंक्शनैलिटी लगाऊंगा। सिंपल इस कॉपी बटन को एक्सेस भी करना पड़ेगा हमें। तो क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट करता हूँ कॉपी बटन करके और इसको मैं सिलेक्ट करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और आईडी में मैं अपनी आईडी का नाम दे दूंगा जो कि है कॉपी बटन। कॉपी बटन थी। अब इस कॉपी बटन पे मुझे क्या करना है, एक इवेंट लिसनर लगाना है। कौन सा इवेंट लिसनर, क्लिक की जब मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरा जो डेटा है वो कॉपी हो जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, कॉपी बटन डॉट एड इवेंट लिसनर और इवेंट कौन सा लगाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे क्लिक। जैसे ही मैंने क्लिक लगाया और ये क्लिक क्या करेगा, एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। तो हम लोग कॉल बैक फंक्शन में एरो फंक्शन पास कर देंगे यहाँ से। और होना क्या चाहिए, जब मैं इस पे क्लिक करूं ये जो टेक्स्ट है वो कॉपी होना चाहिए। तो कॉपी करने के लिए सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं लेट कॉपी टेक्स्ट करके। और किस टेक्स्ट को स्टोर करना है, हमें स्टोर करना है यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा होगा, यहाँ पे जो कंटेंट लिखा होगा उसको। तो उसको एक्सेस करने के लिए सिंपल जो मेरा जेन कंटेंट करके था डॉट टेक्स्ट कंटेंट, जेन कंटेंट में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको कॉपी करो और कॉपी करके इस वेरिएबल में स्टोर कर दो। और देन मैं क्या करूंगा, नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड, ये फंक्शनैलिटीज हैं, ये कुछ कीवर्ड्स हैं, डॉट राइट टेक्स्ट करूंगा। और कौन से टेक्स्ट को राइट करना है, जो मेरा कॉपी टेक्स्ट है इसको। मैंने क्या किया, नेविगेट किया क्लिपबोर्ड पे, जो राइट टेक्स्ट है कॉपी टेक्स्ट वाले वेरिएबल के टेक्स्ट को कॉपी कर लो। और अब देखते हैं ये कॉपी हो रहा है या फिर नहीं। जैसे मैं जनरेट करता हूँ 5 पैराग्राफ्स और मैं कॉपी पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा कॉपी हुआ कि नहीं, हम इसी पेज पे देखते हैं। मैंने कॉपी कर लिया
और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देखो मेरे 5 पैराग्राफ जो हैं वो यहाँ पे पेस्ट होके आ चुके हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये वाला प्रोजेक्ट जो है मेरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों ने मेरे साथ इसको मिलके कोड किया है, एक-एक लाइन को समझा है और इसमें मैंने अच्छे से समझाया है हर एक लाइन का मतलब क्या है। अगर ये प्रोजेक्ट आप लोगों को अच्छा लगा तो सबसे पहले तो लाइक करो वीडियो को और कमेंट में बताओ कि प्रोजेक्ट कैसा लगा, ठीक है? और हम लोगों ने इसमें एपीआई का यूज़ किया है, जो मेरी बैकऑन एप्सम करके एपीआई था, मैंने इसको यूज़ किया है। इसके थ्रू मैंने डेटा को एक्सेस किया या फिर पैराग्राफ और सेंटेंसेस को एक्सेस किया और यहाँ पे मैंने एंटर कराया इनको, राइट? तो ये वाला प्रोजेक्ट हम लोगों का डन हो चुका है। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। देन तब तक के लिए बाय बाय।